क्या आपको पता है निफ्टी 50 का रिटर्न इंडियन इन्वेस्टर और यूएस इन्वेस्टर के लिए सेम नहीं होता। इंडिया में हो तो आपको रिटर्न रूपी टर्म्स में मिलता है, लेकिन यूएस इन्वेस्टर को वही रिटर्न डॉलर टर्म्स में मिलता है। और जब रूपी की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट गिरती है तो यूएस इन्वेस्टर का रिटर्न ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, चाहे निफ्टी इंडिया में कितना भी अच्छा परफॉर्म करे। एक चीज जिस पर गौर करना जरूरी है वो ये कि रूपी का बिहेवियर पिछले कुछ टाइम से काफी कंसर्निंग रहा है। यूएस टैरिफ्स, रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल हमास वॉर के चलते ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी बढ़ रही थी। यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग ट्रेड कर रहा था और इंडिया से एफआईआईज का स्टेडी आउटफ्लो चालू था। Okay, so if I were to explain very simply why the rupee is in free fall right now, one of the biggest reasons is that the trade deal has still not happened. India's exports are getting hit. As a result of this, the currency is continuously depreciating. And on the other hand, because of the depreciating rupee, FIIs are not coming in. Foreign investors are not coming in into the Indian equity markets. As a result of this, it's become a bit of a vicious cycle, right? The more FII outflows, the weaker the rupee gets. रूपी धीरे धीरे 83 से 84 फिर 86 तक स्लिप किया। जैसे कि 2023 से 2025 की शुरुआत तक आरबीआई चुपचाप यूएसडी आईएनआर को एक टाइट ±2% रेंज में होल्ड करने की कोशिश कर रहा था ताकि रूपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे। लेकिन 2025 में एक मेजर शिफ्ट आया। आरबीआई ने आईएमएफ स्टाइल क्रॉल लाइक मैकेनिज्म अडॉप्ट किया, जिससे इंटरवेंशन कम हुआ और करेंसी को ज्यादा मार्केट ड्रिवन मूवमेंट मिलने लग गई। अब आरबीआई ने अपना स्टांस थोड़ा चेंज किया है। पहले जैसे वो यूएसडी आईएनआर को एक टाइट 2% रेंज में होल्ड करने की कोशिश करता था, अब उसे हटा दिया गया है। आरबीआई का कहना है कि अब उनके इंटरवेंशंस सिर्फ तब होंगे जब करेंसी में एबनॉर्मल या एक्सेसिव वॉलेटिलिटी दिखेगी, यानी कि अब डे टू डे मूवमेंट ज्यादा मार्केट ड्रिवन होगी। इस पॉलिसी शिफ्ट से आरबीआई अपने डॉलर रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है ताकि फ्यूचर पेमेंट्स डिले ना हो। I think there's been a very considered decision by the Reserve Bank of India to use its reserves strategically in a situation where there is so much swirling uncertainty on the external front with a lack of clarity on tariffs and on a trade deal. The RBI is keeping its war chest very firmly in its control. It has reserves of over $600 billion. So therefore, it's utilizing this very carefully. What is important to note is that the RBI has very clearly stated that it does not want to control a particular level for the rupee. Its stated objective is to prepare to deal with extreme volatility. Now, इस पॉलिसी शिफ्ट का इफेक्ट तुरंत दिखने लगा। जब यूएसडी आईएनआर फिर अपने पुराने रेजिस्टेंस जोन्स पे पहुंचा, आरबीआई ने इंटरवेंशन नहीं किया और रुपी की वॉलेटिलिटी सडनली जंप हो गई। रिजल्ट, रुपी डायरेक्टली 91 लेवल्स की तरफ मूव कर गया। अब इस बैकड्रॉप में एक कोर क्वेश्चन खड़ा होता है, ऐसे करेंसी मूवमेंट्स निफ्टी 50 के रियल रिटर्न्स को इंडियन और यूएस इन्वेस्टर्स के लिए कितना डिफरेंट बना देती हैं। देखिए, यूएस इन्वेस्टर का रिटर्न आईएनआर में नहीं यूएसडी टर्म्स में कैलकुलेट होता है। यहाँ करेंसी एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर देती है। सिंपल सा फॉर्मूला समझिए, USD return approximately equal to INR return minus INR depreciation rate। अगर निफ्टी 50 12% INR रिटर्न देता है और रुपी लगभग 4% डेप्रिशिएट होता है, तो यूएस इन्वेस्टर का USD रिटर्न ऑटोमेटिकली 8% के आसपास आ जाता है। ये गैप छोटा नहीं होता, लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग पर मेजर इंपैक्ट डालता है। चलिए इसे एक टेबल की मदद से समझते हैं। लॉन्ग टर्म में निफ्टी का INR रिटर्न आमतौर पे 13 से 14% होता है। जैसे कि रुपी हर साल लगभग 3 से 4% डेप्रिशिएट होता रहा है, यूएस इन्वेस्टर्स को एग्जैक्टली वही निफ्टी रिटर्न यूएसडी टर्म्स में सिर्फ 10 से 11% के आसपास ही मिलता है। मतलब मार्केट सेम है, स्टॉक सेम है, लेकिन करेंसी फॉल होने की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर का फाइनल रिटर्न ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर यूएस इन्वेस्टर्स का रिटर्न करेंसी की वजह से कम हो जाता है तो फिर एफआईआईज इंडिया में इतना पैसा इन्वेस्ट क्यों करते हैं? इसका जवाब काफी लेयर्ड है। सबसे पहले, इंडिया का ग्रोथ प्रीमियम उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है, चाहे वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हो, डोमेस्टिक डिमांड हो या डेमोग्राफिक्स। लॉन्ग टर्म में इंडिया का पोटेंशियल डेवलप मार्केट से ज्यादा दिखता है। दूसरा, ग्लोबल फंड्स कभी एक रीजन पे डिपेंडेंट नहीं रहते। उनके पोर्टफोलियोज यूएस,
यूरोप, चाइना और इंडिया जैसे मार्केट्स में डाइवर्सिफाइड होते हैं और इंडिया इस डाइवर्सिफिकेशन का एक इंपॉर्टेंट पिलर बन चुका है। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं। उनके पास यूएस मार्केट्स, यूरोप, जापान, चाइना सब ऑप्शंस होते हैं। जब इंडिया का रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन अट्रैक्टिव लगता है तो एलोकेशन नेचुरली इंडिया की तरफ शिफ्ट होता है। इसीलिए एफआईआई सेलिंग हमेशा इंडिया से ट्रस्ट हटना नहीं होता। काफी बार वो सिर्फ टैक्टिकल रोटेशन, रीबैलेंसिंग या प्रॉफिट बुकिंग होती है। आगे बढ़ते हैं। एक और स्ट्रक्चरल शिफ्ट समझना इंपॉर्टेंट है। पिछले एक साल में एफआईआई आउटफ्लो रिकॉर्ड लेवल्स पे थे, फिर भी निफ्टी स्टेबल रहा। ये इसलिए हुआ क्योंकि डोमेस्टिक एसआईपी इनफ्लोज, म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेशन और रिटेल फ्लोज इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने फॉरेन सेलिंग को अब्सॉर्ब कर लिया। ये चेंज इंडियन मार्केट्स को लॉन्ग टर्म में और रेजिलियंट बना रहा है। जहां आईएनआर रिटर्न्स इंडियन इन्वेस्टर के लिए ज्यादा स्टेबल हो रहे हैं, अनलाइक पहले जहां एफआईआई फ्लोज मार्केट डायरेक्शन डिसाइड करते थे। जैसे कि 2008 में सब प्राइम क्राइसिस के टाइम पर एफआईआईज ने पूरा साल सेलिंग करी थी, जबकि डीआईआई सिर्फ बाइंग ही कर रहे थे। लेकिन वो टोटल बाइंग एफआईआईज की टोटल सेलिंग से कम थी। एफआईआई सेलिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए डीआईआईज की बाइंग मार्केट को स्टेबलाइज नहीं रख पाई और 2008 में निफ्टी 50 ने लगभग नेगेटिव 52% रिटर्न्स दिए। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है कि इंडियन इन्वेस्टर और यूएस इन्वेस्टर दोनों निफ्टी 50 को देखते जरूर हैं, लेकिन उनके ड्राइवर्स बिल्कुल अलग होते हैं। इंडियन इन्वेस्टर के लिए सब कुछ आईएनआर में होता है, सैलरी, एक्सपेंसेस, फ्यूचर गोल्स। इसलिए उसका मेन फोकस होता है कि निफ्टी का आईएनआर रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है या नहीं, और डेटा भी क्लियरली सपोर्ट करता है। पिछले 10 साल में निफ्टी का CAGR 14% रहा है, जबकि इन्फ्लेशन रफली 5 से 6%। मतलब इंडियन इन्वेस्टर का रियल रिटर्न 8 से 9% के आसपास निकलता है। करेंसी यहाँ कोई बड़ी चीज नहीं होती क्योंकि सेटलमेंट आईएनआर में ही होता है। यूएस इन्वेस्टर का लेंस बिल्कुल डिफरेंट है। वो भी निफ्टी की ग्रोथ देख रहा होता है, लेकिन उसका फाइनल रिटर्न यूएसडी टर्म्स में होता है। इसलिए वो 3 चीजों पर फोकस करता है। निफ्टी का आईएनआर CAGR, रुपी कितना डेप्रिशिएट हो रहा है और क्या करेंसी हेज करनी चाहिए या नहीं। यहाँ क्लियरली दिख जाता है कि करेंसी का इम्पैक्ट एक तरफ से बेनिफिशियल और दूसरी तरफ से ड्रैग क्रिएट कर सकता है। अगर इसको रिवर्स सिनेरियो में देखें तो इंडियन इन्वेस्टर यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट करके करेंसी एडवांटेज एंजॉय कर सकता है। जैसे S&P 500 अगर यूएसडी टर्म्स में 10% रिटर्न देता है और उसी पीरियड में डॉलर 3 से 4% अप्रिशिएट होता है, तो इंडियन इन्वेस्टर का आईएनआर रिटर्न ऑटोमेटिकली 13 से 14% के आसपास पहुंच जाता है। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से ग्लोबल फंड्स, स्पेशली यूएस बेस्ड इक्विटी फंड्स इंडिया में काफी पॉपुलर हो रहे हैं। इक्विटी ग्रोथ प्लस डॉलर अप्रिसिएशन मिलकर अल्फा क्रिएट कर देते हैं। चलिए रुपी डेप्रिसिएशन और निफ्टी 50 के रिटर्न्स को कुछ इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स के साथ एनालाइज करते हुए समझते हैं। 1991 में रुपी लगभग 42% एप्रिशिएट किया क्योंकि इंडिया एक सीरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस में फंस गया था। फिस्कल डेफिसिट हाई था, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, गल्फ वॉर के चलते ऑयल प्राइसेस ऊपर थे और फॉरेन रिजर्व ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। डिफॉल्ट के डेंजर को देखते हुए गवर्नमेंट ने रुपी डिवैल्यू किया ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ें और इंपोर्ट्स कम हो। इसी क्राइसिस ने 1991 के LPG इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का रास्ता खोला और फिर 1991 के एंड तक मार्केट ने पॉजिटिव 68.8% रिटर्न्स दिए। लेकिन इसके बाद जब भी रुपी ने एक साल में एबनॉर्मल डेप्रिसिएशन दिखाया, तब मार्केट ने उस पर नेगेटिवली रिएक्ट किया और रिटर्न्स फ्लैट टू नेगेटिव रहे। जैसे कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान रुपी लगभग 23% एप्रिशिएट हुआ और निफ्टी 50 ने नेगेटिव 52% रिटर्न्स दिए और 2011 में रुपी 18.7% एप्रिशिएट हुआ यूरोपियन डेट क्राइसिस के चलते, और उस साल निफ्टी 50 ने नेगेटिव 24% रिटर्न्स दिए। आगे भी 2013 और 2022 में रुपी अपने नॉर्मल रेंज से ज्यादा डेप्रिशिएट किया। फिर इस पीरियड में निफ्टी 50 के रिटर्न्स भी फ्लैट ही रहे। एंड में एक सिंपल चीज समझ आती है, इंडियन मार्केट्स का लॉन्ग टर्म रिटर्न स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन करेंसी का बिहेवियर उस रिटर्न को किस इन्वेस्टर के लिए कितना वैल्यूएबल बनाता है वो कंप्लीटली अलग स्टोरी होती है। डेटा क्लियरली दिखाता है कि जब रुपी नॉर्मल 3 से 4% रेंज में डेप्रिशिएट होता है तो निफ्टी 50 का लॉन्ग टर्म रिजल्ट स्टेबल रहता है। लेकिन जैसा हमने 2008, 11, 13 और 22 में देखा, जब डेप्रिसिएशन डबल डिजिट में हो जाए तो मार्केट सेंटिमेंट भी प्रेशर में आ जाता है। साथ ही पिछले एक साल में एफआईआई सेलिंग 2.9 लाख CR से ज्यादा रही और डीआईआईज ने 7.4 लाख CR से भी ज्यादा बाइंग की। ये क्लियरली बताता है कि इंडियन मार्केट अब ग्लोबल फ्लोज से हिलता नहीं
बल्कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स उसे एंकर कर रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन नंबर से समझ आती है, पर इन्वेस्टर का रियल रिटर्न तभी समझ आता है जब आप मार्केट के साथ करेंसी को भी इक्वेशन में इंक्लूड करते हैं। ये दोनों साथ ही पूरी पिक्चर बताते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.